सब लोगों को पता है कि आज हम लोग एक जगह एकत्रित हुए हैं, ठीक है। तो सर आप लोग की ट्रेनिंग लगातार चल रही है डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट से, और आज जो हमारी ट्रेनिंग है वो सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन टीचिंग लाइफ, है ना, एंड स्कूल करिकुलम। मतलब कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे टीचिंग लाइफ में आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक होने के नाते भाषा का क्या महत्व है आपकी ज़िंदगी में, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप लोग जान रहे हैं कि लैंग्वेज के बिना कोई कुछ भी संभव नहीं है। आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, आपका मिशन कुछ भी हो, बिना लैंग्वेज के कुछ संभव नहीं है। चाहे आपका प्रोफेशन जो भी हो, आपको मेडिकल में जाना हो, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हो, आप कुछ भी बनना चाह रहे हो, बिना लैंग्वेज का कुछ भी संभव नहीं है। और ख़ासकर हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, जिस व्यवसाय में हैं, बीइंग ए टीचर, हमारी ज़िंदगी में भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। तो सब लोग जान रहे हैं कि भाषा होता क्या है। अगर हम बेसिक चीज़ लेके चलें, अगर हम बिल्कुल बेस से चलें, जमीनी लेवल से चलें अगर, तो लैंग्वेज के बारे में सब लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि आज हम लोग शिक्षक हैं, लेकिन भाषा का प्रयोग बचपन से करते आ रहे हैं। मतलब कि जब हम जन्म लिए तब से लेकर अभी तक कहीं ना कहीं से लैंग्वेज हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। बिना लैंग्वेज का हम एक कदम बढ़ नहीं सकते, चल नहीं सकते। बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें? क्योंकि बिना लैंग्वेज का आप किसी प्रोफेशन जो भी हो आपका, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि लैंग्वेज होता क्या है। बिल्कुल हिंदी में सरल भाषा में बता रहा हूँ आपको कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो विचार है, उसको अभिव्यक्त करने का एक माध्यम जो होता है ना, वो होता है भाषा। क्योंकि आपके अंदर की जो भी बातें हैं, अंदर में जो कुछ आप सोच रहे हैं, उसको दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए आपको भाषा की जरूरत पड़ेगी। अब मैं ये नहीं जान रहा हूँ कि आप हिंदी का प्रयोग करेंगे, आप इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, आप बांग्ला का प्रयोग करेंगे, आप नेपाली का प्रयोग करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके बिना संभव नहीं है। दूसरी बात, आपका जो प्रोफेशन है बीइंग ए टीचर, लैंग्वेज का क्या महत्व है आपके लिए, सब लोग जान रहे हैं। और दूसरी बात कि अधिगम आपको समझ रहे हैं। अधिगम मतलब होता है सीखना। और अगर हम भाषा अधिगम की बात करें, भाषा अधिगम की बात अगर हम करते हैं तो भाषा सीखना, है ना। तो भाषा सीखने का क्या मतलब होता है? भाषा सीखने का मतलब कुछ होता है, बताइए कोई। मैं इस पर चर्चा करूंगा अभी तुरंत। ठीक है। और कोई भाषा अधिगम, लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट इज लैंग्वेज लर्निंग? करेक्ट। और कोई? चलिए गुड। अब क्या है कि अब हम लोग ये समझ रहे होते हैं, अगर इसकी जानकारी हमको नहीं होती पहले से, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि भाषा अधिगम का मतलब, अगर हम इंग्लिश भाषी हैं, अंग्रेजी भाषी हैं, तो हमको हिंदी सीखना पड़ेगा। हम अंग्रेजी भाषी हैं तो हमको हिंदी सीखना पड़ेगा, हिंदी भाषी हैं तो हमको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक जिस भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, ठीक है, उसी भाषा का प्रयोग करना है। बट यहाँ पे होता क्या है कि आपके सामने परिस्थितियाँ क्या बन रही है, सिचुएशन क्या बन रहा है, उस सिचुएशन के हिसाब से अपने भाषा का प्रयोग करिए। आप फैमिली में हैं तो वहाँ क्लास जैसा लैंग्वेज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप क्लास में हैं तो अपने फैमिली में जैसे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वैसा प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है ना कि लैंग्वेज लर्निंग का मतलब सीधा कि आपकी परिस्थिति जहाँ पर, जिस प्लेस पे आप हैं, जिस जगह पे आप हैं, वहाँ पे क्या होता है ना कि स्थितियाँ कैसे बन रही हैं, उस हिसाब से अपने भाषा का प्रयोग करिए। वही होता है भाषा का अधिगम। और भाषा का अधिगम ये नहीं कि हम हिंदी भाषी में तो हमको बंगाली सीख लेना है, नेपाली सीख लेना है, मैथिली सीख लेना है, मगही सीख लेना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मगही बोलते हैं तो मगही का प्रयोग आप कहाँ पे कर रहे हैं, किस हिसाब से कर रहे हैं, आपके सामने स्थिति क्या बन रही है, परिस्थितियाँ क्या है, ठीक है। आप रात चलते सोचते हैं ना कि इस आदमी को बोलने नहीं आ रहा है, क्यों बोलते नहीं बात बोलते हैं, चर्चा करते हैं हम लोग, बताइए सब लोग। कभी कभी आपके साथ ये समस्याएं होती है कि हम लोग मतलब बोल देते हैं कि इस इंसान को बोलने नहीं आता है। इसका क्या मतलब है, बोलने नहीं आता है कि क्या मतलब है? इसको मगही बोलने नहीं आता है, इसको हिंदी बोलने नहीं आता है, उसको बोलने नहीं आता है का मतलब कि जो भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको बिल्कुल करेक्ट सिचुएशन के हिसाब से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है वो।
यही होता है भाषा का अधिगम। अगर आप में अगर भाषा का अधिगम है, आपने भाषा को सीखा है, तो क्या होता है कि परिस्थितियों के हिसाब से आप भाषा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है बिल्कुल? फिर से समझिए कि अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को किसी के सामने व्यक्त करने का एक माध्यम जो होता है ना, वो होता है भाषा। क्लियर है? अब चलिए हम लोग बात करें भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हर इंसान में विशेषताएं, हर चीज में विशेषताएं है ना। गुण और अवगुण सब में होता है ना। कोई इंसान बहुत अच्छा होता है, आप ओवरव्यू देख रहे कर रहे हैं, उसका अलग से देख रहे हैं, आप बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान है, ठीक। लेकिन क्या अवगुण है उसको नहीं देखते हैं हम लोग, ठीक। तो गुण अवगुण की बात छोड़िए, अब हम सीधा भाषा के गुण की ही बात करें, अवगुण की बात नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो पहले गुण को ही देख लेते हैं, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक, उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो आप लोग जान रहे होंगे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, तो क्या क्या गुण हो सकता है उसमें, कुछ बताएंगे आप लोगों में से कोई? भाषा का प्रयोग करते हैं, सब लोग करते हैं, ऑब्वियसली 3 भाषा का प्रयोग आप लोग सब लोग कर रहे होंगे, है ना। एक क्षेत्रीय भाषा, कौन सी भाषा है वो, जहाँ पर है हम लोग, चलिए ठीक है, क्षेत्रीय भाषा कुछ भी हो, जहाँ पर है, जिस घर में जन्म लिए, जिस परिवेश में जन्म लिए, जिस वातावरण में पल रहे हैं, उस भाषा का प्रयोग करते हैं। दूसरी भाषा जो हमारी राजभाषा है, राजभाषा समझ रहे हैं ना, जो सरकारी भाषा है हमारे भारत में जिसका उपयोग किया जाता है, ठीक। हमारी राजभाषा हिंदी, सरकारी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, कार्यालय का लैंग्वेज, ठीक है। आप ट्रेन में लिखा हुआ देखते होंगे, चाहे ट्रेन साउथ में क्यों ना जाती हो, अगर ट्रेन चेन्नई भी जाती है उसके बोगी में भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पूरे भारत में अगर हम हिंदी जान रहे हैं तो पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी राजभाषा है, राजभाषा ये हमारी, ठीक है। पहला भाषा आपका क्षेत्रीय भाषा, मगही हो सकता है, मैथिली हो सकता है, भोजपुरी हो सकता है, नागपुरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी भाषा आपकी राजभाषा, अगर आप भारतीय हैं तो, ठीक। और तीसरी भाषा एक विदेशी भाषा होता है, ठीक है ना। तो विदेशी भाषा का मतलब हम लोग सीधा सीधा समझ लें, इंग्लिश, जिसके बिना काम चलना मुश्किल होता है ना। 3 भाषा का प्रयोग हम लोग सब लोग करते हैं, ठीक है। और त्रिभाषा सूत्र की चर्चा हम लोग करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आपको देख लें जरा ये कि भाषा के कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उस पर चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले ये है ट्रेडिशनल एसेट्स। ट्रेडिशनल समझ रहे हैं, ये होता है परंपरागत संपत्ति, दैट इज परंपरागत संपत्ति, ट्रेडिशनल एसेट्स। अब कैसे है ये हमारी परंपरागत संपत्ति कैसे है भाषा, और समझिए कि परंपरा समझ रहे हैं, परंपरा क्या होता है, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो प्रक्रिया होती है, परंपरागत। तो ऐसा तो नहीं है कि हमारे पूर्वज पंजाबी भाषा में बात करते थे और आज हम हिंदी में भाषा बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे पूर्वज जो थे वो हिंदी में बात करते थे, उनका अगला जो वंशज आया वो हिंदी में बात किए, उसके बाद जब मेरा समय आया हम भी हिंदी में बात करते हैं। इसका मतलब सीधा मतलब है कि इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं जो है वो है परंपरागत संपत्ति। भाषा जो है हमारी परंपरागत संपत्ति है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप कल के दिन में अगर आप बांग्ला सीख जाइए, आप बांग्ला के अलावा पंजाबी बोलने लगिए, आप तमिल, कन्नड़, मलयालम कुछ ही बोल रहे हैं आप, लेकिन आपकी जो परंपरागत लैंग्वेज है ना, जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, है ना। जो हमारी भाषा हिंदी है, हिंदी को हम लेके चलेंगे, क्योंकि हिंदी हमारी परंपरागत भाषा है, जो हमारे पूर्वज यूज करते थे जिसका, है ना, उसको हम लोग नहीं छोड़ सकते। इसकी बहुत बड़ी विशेषता है ये। क्लियर है? कंफ्यूजन तो बोलिएगा कोई। चलिए उसके बाद अगला इसका क्या है, एक्वायर्ड एसेट्स है ये। एक्वायर्ड मतलब अर्जित की हुई संपत्ति है हमारी। क्योंकि देखिए आज अगर हम हिंदी बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए समझिए, आप बांग्ला बोल रहे हैं, आप पंजाबी बोल रहे हैं, कोई भी भाषा का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जबरदस्ती गिलास में पानी में घोल के नहीं पिलाया गया है, बात समझ रहे हैं ना। आपने भाषा को कैसे सीखा, आप हिंदी बोल रहे हैं, कैसे सीखे आप खुद से सीखे ना, आप खुद से सीखे। ऐसा तो नहीं था कि लैंग्वेज का कोई टेबलेट खिलाया गया आपको, नो। आपने क्या किया, आपने मेहनत किया, आप जिस समाज में रहे, जिस परिवेश में रहे, जिस भाषा का प्रयोग किया गया, आप उसका प्रयोग किए और धीरे धीरे क्या हुआ, उस भाषा को आप बोलने लगे। तो सीधा सा मतलब इसका ये है कि ये आपका खुद का अर्जित किया हुआ
संपत्ति है ये, एक्वायर्ड एसेट्स है आपका ये। क्लियर है? चलिए अब आगे देखें। डेवलपिंग एंड चेंजिंग, मतलब ये विकासशील है और परिवर्तनशील है। अब विकासशील का मतलब क्या होता है, डेवलपिंग का मतलब क्या होता है? मतलब विकास की ओर लगा हुआ है। ये बहुत बड़ी विशेषता है लैंग्वेज की। आप सोचिए, जब आप नर्सरी क्लास में होंगे, ठीक है ना, जब आप LKG UKG स्टैंडर्ड 1 में होंगे, तब के लैंग्वेज में और अभी आप एक शिक्षक हैं, अभी के लैंग्वेज में कुछ अंतर मिल रहा है आपको? मिल रहा है ना? आप जिस तरह से हिंदी ही बोलते थे आप, ठीक है, या इंग्लिश ही बोलते थे बचपन में आप, लेकिन उस इंग्लिश में और अभी के इंग्लिश में कुछ अंतर है। अगर कोई होता है ना रिकॉर्ड करने वाला, लैंग्वेज भाषा को रिकॉर्ड करने वाला, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला, आप 10 साल पहले का रिकॉर्डिंग सुनिए अपना, अगर संभव है तो, और अभी का रिकॉर्डिंग सुनिए, दोनों में अंतर मिलेगा। ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि ये क्या है, विकासशील है, मतलब कि आपके लैंग्वेज में परिवर्तन हो रहा है, आपके बोलने का जो है स्किल है वो चेंज हो रहा है ना। और धीरे धीरे क्या होगा, जब आप में और सेल्फ इंप्रूवमेंट खुद का करेंगे आप, तो धीरे धीरे आपकी भाषा में और परिवर्तन होगा। ठीक है ना? क्लियर है? बिल्कुल विकासशील है और परिवर्तनशील है ये। चलिए उसके बाद है ये सोशल फंड। सोशल फंड है ये, लैंग्वेज की बहुत बड़ी विशेषता है ये। सोशल फंड सामाजिक निधि है ये। ठीक है, अब कैसे है, चलिए कैसे है सामाजिक निधि, इसकी चर्चा करेंगे आप लोग में से कोई? भाषा जो है वो सोशल फंड है, सामाजिक निधि है। बोलिए, कोई बोलना चाहे तो बोलिए। ठीक है, और कोई? एनीवन? बोलिए। बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं और शहरी क्षेत्र के होते हैं। कोई बच्चा इंग्लिश क्षेत्र के होते हैं और कोई हिंदी क्षेत्र के होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे में बोलने की तरीका काफ़ी अच्छी होती है। इनसे कई गुना ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी बोलने की प्रवृत्ति होती है। इन दोनों बच्चे को स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म दिया जाता है। चलिए, और कोई? और बताइए कोई कि सामाजिक निधि है, बिल्कुल आपके आंखों के सामने है ये, हमको कोई किताब निकालने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज जो है वो सामाजिक निधि है, ये सोशल फंड है। कैसे है? सीधा एक लाइन में जवाब दीजिए इसका। हाँ, भाषा जहाँ व्यक्ति रहता है वहाँ पर समाज के द्वारा और समाज में प्रयोग किया हुआ वो भाषा वह व्यक्ति उसको सीखता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज द्वारा दिया गया एक भाषा एक गुण है जो व्यक्ति अर्जन करता है। तो इस तरह से भाषा एक सोशल फंड है। चलिए गुड। सोशल फंड का मतलब ये होता है सामाजिक निधि, सामाजिक संपत्ति है ये, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग हम करते हैं हम समाज में ही सीखे हैं। और सीखे क्यों हैं? भाषा अगर हम सीखे हैं तो क्यों सीखे, क्यों जरूरत पड़ गई लैंग्वेज की? क्योंकि समाज में ही प्रयोग करना है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लैंग्वेज की जरूरत होती है। इसलिए इसको हम लोग सोशल फंड कह सकते हैं। समाज में ही सीखे, समाज के लिए ही सीखे और समाज में ही इसका प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि भाषा अपने लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं। आज अगर हम अंग्रेजी सीख लें, अंग्रेजी में आप लोग बात करते हैं, सब लोग बात करते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, क्यों करते हैं आप? इसलिए करते हैं कि ज़माना तेजी से बदल रहा है, अगर हम इंग्लिश नहीं जानेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? आदमी से मेरा सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, इंग्लिश से ट्रेनिंग मिल रही है आपको, ठीक है, आप इंग्लिश जानते ही नहीं तो सही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा ना। अगर सही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है तो आप पिछड़ जाएंगे इस दौर में। इसलिए भाषा हमको सीखते हैं, समाज के लिए ही सीखते हैं, समाज में प्रयोग करने के लिए सीखते हैं। ठीक, उसके बाद अर्निंग बाय इमिटेशन, अनुकरण द्वारा अर्जन। अर्जन समझ रहे हैं सब लोग? इमिटेशन, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण मतलब क्या होता है? अनुकरण मतलब देख देख के सीख जाना, नकल करना, है ना? तो आप सोचिए कि आप हिंदी या अंग्रेजी कैसे बोलना सीख गए? आप कैसे सीखे आप अंग्रेजी बोलना? अनुकरण। ठीक है, हाँ बोलिए।
हम लोग भाषा अनुकरण द्वारा एवं शिक्षण द्वारा हम लोग सीखते हैं। जब कोई व्यक्ति या शिक्षक या टीचर भाषा को अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करते हैं तो वो किस तरह से प्रयोग करते हैं उनका हम अनुकरण करते हैं और साथ ही वो बताते हैं कि देखो इस वर्ड का इस शब्द को इस तरह से प्रयोग करना है। इसी तरह से हम लोग अंग्रेजी भाषा को आराम से चलिए ठीक है। अब देखिए होता क्या है ना कि जब हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं तो ग्रामेटिकल हम लोग बाद में सीखते हैं, जेंडर वगैरह बाद में सीखते हैं हम लोग, हिंदी में लिंग है ना उसका करना क्या करना उसका हम लोग बाद में सीखते हैं, लेकिन पहले तो हम भाषा बोलना सीख जाते हैं, गलती सलती जो बोलना है बोलिए, यही होता है ना। उसके बाद धीरे धीरे जब मेरा डेवलपमेंट होता है तो बचपन में हम लोग ट्रांसलेशन बनाते थे ना, यह घर है, यह गाय है, यह बैल है, बनाते थे ना, तो उसको बार बार हम लोग दोहराते रहते थे, ठीक है ना। सीखने का प्रयास करते थे, टीचर हमको सुनवाते थे, हम लोग क्या करते थे याद करने के लिए देते थे, उसके बाद हम लोग सीखते थे उसको, ठीक है। तो क्या होता था कि हम उसका अनुकरण करते थे। अब शिक्षक हम स्पीच दे रहे हैं, मान लीजिए स्पीच दे रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं और सुनते सुनते क्या हो रहा है आप उनको समझ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ये होता है अनुकरण, फॉलो करना, इमिटेशन वही होता है, ठीक है। फॉलो कर करके सीख जाते हैं कि हमारे शिक्षक जो है कैसे बोलते हैं, ठीक है। और जिस तरह आपके टीचर बोलते थे उसी तरह आप बोलने का प्रयास करते थे, ठीक है ना। और बार बार प्रयास करने के फलस्वरूप क्या होता था कि आप उनको जिस तरह से आपके शिक्षक जिस मतलब भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं उसी तरह आप ही करना सीखें, ठीक है। ये हमारे लैंग्वेज की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। नोट करना हो तो कर सकते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल एसेट्स, एक्वायर्ड एसेट्स, डेवलपिंग एंड चेंजिंग, सोशल फंड, अर्निंग बाय इमिटेशन, ठीक है। ये है भाषा की विशेषताएं, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते हमको ये देखना है कि भाषा का काम क्या है क्लासरूम के अंदर, है ना। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम सब लोग जान ही रहे होंगे, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा बताना है, आप लोग समझिएगा उसको कि सबसे पहले भाषा का काम क्या है हमारे क्लासरूम के अंदर। जब हम पढ़ाने जाएं बच्चे को, ठीक है ना, या जब आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं तब लैंग्वेज का क्या काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है ना प्रोटेशन, ठीक, मतलब कि अर्थ गहनता, ठीक। अर्थ गहनता का मतलब ये कि अगर आपका कम्युनिकेशन सही हो रहा है, शिक्षक अगर आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना, या आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, ठीक, कम्युनिकेशन हो रहा है, बिल्कुल सही कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक। लेकिन कम्युनिकेशन सही तब होगा जब आप बोल रहे होते हैं और बच्चे आपके समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना होता है, भाषा का बहुत बड़ा काम है ये कि जो आप बोल रहे हैं आपके बच्चे उस अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना होता है आपको कि बच्चे जिस भाषा का प्रयोग करते हैं उस भाषा में जो शब्द होते हैं, है ना, उस शब्द का ऐसा व्यवहार आपको करना है जो बिल्कुल ही सरल हो, ताकि आपके बच्चे आपकी बोली गई बात को बहुत आसानी से समझ सकें, अर्थ को ग्रहण कर सकें। ऐसा नहीं कि हम मतलब बहुत हार्ड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका बच्चे से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं हो, तो आपका समय तो खत्म हो जाएगा, घंटी लग जाएगी आपकी, लेकिन जो आप पढ़ाए हैं बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, क्या फायदा पढ़ाने से, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इसका सबसे बड़ा काम ये है कि आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस भाषा में शब्द का बिल्कुल आसान शब्दों का प्रयोग करना है, ताकि आपके बच्चे बहुत आसानी से आपकी पढ़ाई हुई बातों को समझ लें, अर्थ को ग्रहण कर लें। क्लियर है। देखिए दूसरा काम क्या है इसका, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति, ठीक है। अभिव्यक्त समझ रहे हैं ना, क्योंकि जब हम शुरू किए थे ट्रेनिंग तब ये बताए थे कि अभिव्यक्त मतलब कि आपके दिल के अंदर की जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जो विचार है, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेशन करिए, है ना, एक्सप्रेस करिए, अभिव्यक्त करिए, ठीक, और सही तरीके से करिए, है ना। अब हम बच्चे को क्या बताने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं, क्या बोलने जा रहे हैं, है ना, उसका जो है रिप्रेजेंट सही तरीके से क्लास में करना होता है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चे हमारी बात को समझ नहीं पाएंगे, हमारे विचार को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बाद का जो कार्य है ये अर्निंग नॉलेज, ठीक है। अभी तक अब खुद पे सोच के देखिए कि आपने जो अभी तक ज्ञान अर्जित किया आप सब लोग, तब आज एक अच्छे शिक्षक बने हम लोग, है ना, सब लोग एक अच्छे टीचर हैं। कैसे टीचर बने, आपने ज्ञान को अर्जित किया,
तो ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपने क्या किया? आपको ज्ञान कैसे मिला? ज्ञान की प्राप्ति वो गौतम बुद्ध वाले ज्ञान की प्राप्ति नहीं। आप जिस ज्ञान से संबंधित है, जिस बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उस ज्ञान की बात करते हैं। बताइए। भाषा के द्वारा हमें शिक्षकों और समाज के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, स्कूल, परिवेश तथा पुस्तक, ये सब साधन हैं। परंतु जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो समाज में शिक्षकों द्वारा और भाषा के द्वारा हमें प्राप्त। बैठिए, ठीक है। अब क्या है कि ज्ञान अर्जन है ना। ज्ञान अर्जन का मतलब ये कि आपको जो क्लास में पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण, कंप्यूटर की बात करते हैं हम लोग, है ना। सब लोग डिफिनेशन जानते होंगे इसका, ठीक। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, ऑब्वियसली सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो ये याद कैसे हो गया? आपको भी याद है, हमको भी याद है, सब लोगों को याद होगा लगभग। कैसे याद हुआ? कहीं ना कहीं से भाषा का योगदान है इसमें, कहीं ना कहीं से, चाहे हिंदी भाषा हो, कंप्यूटर एक डाटा प्रोसेस करने वाली मशीन है, सब लोग जानते हैं इसको, ठीक है। तो कैसे हुआ? कभी हिंदी में याद किए, कभी अंग्रेजी में याद किए, ठीक है। तो ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमको, तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से ही हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, अगला जो इसका काम है बोधगम्यता का विकास, ठीक है ना। बोधगम्यता समझ रहे हैं? बोधगम्यता बताइए, बोधगम्यता का विकास कैसे होता है? हाँ बोलिए। हाँ, मतलब ऐसा समझ लेना कि जो आप समझे हुए चीज है उसको किसी दूसरे के सामने प्रकट कर देना, अच्छे से समझा देना, वही होता है बोधगम्यता, ठीक है। तो आपके अंदर बोधगम्यता का विकास हुआ, तो कैसे हुआ? किसी न किसी भाषा के माध्यम से। अगर भाषा नहीं होता तो हमारे अंदर ही बोध नहीं होता, तो हम दूसरे को क्या समझाते, तो हमारा विकास नहीं होता, है ना। तो ये भी इसका कार्य है। उसके बाद ठीक है, नहीं अब है वो क्लास के अंदर की बात हो रही थी, ठीक है ना। कक्षा कक्ष के अंदर भाषा का जो कार्य है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब जो हम लोग बात करेंगे वो है फंक्शन ऑफ लैंग्वेज आउट ऑफ क्लासरूम, मतलब क्लास के बाहर, आपके कक्षा कक्ष के बाहर भाषा के कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि भाषा सिर्फ शिक्षक और विद्यार्थी के लिए बना है, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे और आपके बीच इंटरेक्शन के लिए लैंग्वेज बना है, ऐसा तो नहीं है। आप बच्चे को पढ़ाते हैं और आपके बच्चे और आप टीचर हैं, तो सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के लिए लैंग्वेज बना है, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, सबके लिए भाषा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यवसायी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चाहे वो जिस प्रोफेशन में हो, भाषा सबके लिए जरूरी है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब क्या है, क्लासरूम के बाहर सब लोग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप ही हो सकते हैं या हम हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। सब लोग क्लासरूम के बाहर होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, पहले एफिलिएशन, मतलब भाषा के माध्यम से हमें संबद्धता प्राप्त होती है। संबद्धता मतलब जुड़ाव, एफिलिएटेड है ना, जुड़ते हैं हम एक दूसरे से। सोच के देखिए कि सब लोग रोड पे चल रहे होते हैं, ठीक है, और बोल कोई कुछ नहीं रहे किसी से। एग्जाम्पल के लिए समझिए, हम लोग बिल्कुल चुपचाप चल रहे हैं, है ना, और एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं हो रही है, हमारा जुड़ाव हो सकता है? कभी होगा जुड़ाव? नहीं हो सकता है ना। अगर हम जुड़ना चाहें, ठीक, तो रोड पे दो आदमी चल रहे हैं, हम एक बांग्ला भाषी है और एक हिंदी भाषी है, जुड़ाव होगा हमारा उनका? कभी भावनाएं अंदर में कुछ भी हो, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पंजाबी भाषी और बांग्ला भाषी हो, एक दूसरे को समझ पाएंगे जिंदगी में? कभी नहीं समझ पाएंगे ना। जुड़ाव कभी हो सकता है उन लोगों में? नहीं हो सकता है। तो क्या है, अगर एक भाषा भाषी लोग रहेंगे तो जुड़ सकते हैं, है ना। जुड़ाव का सबसे बड़ा माध्यम क्या है? लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज के बिना हम किसी से नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक। चलिए, उसके बाद है कम्युनिकेशन। जुड़ने की बात अगर होती है तो कम्युनिकेशन की बात तो होगी ही होगी, है ना। संप्रेषण, अगर हम जुड़ना चाहें किसी से तो हमको क्या करना होगा? संप्रेषण करना होगा, और संप्रेषण जब भी होगा तो किसी न किसी भाषा के माध्यम से होगा। भाषा के बिना हमारा संप्रेषण नहीं हो सकता है, ठीक है। कभी कभी आप होता है ना, टीवी देखते होंगे, कोई कोई चैनल में क्या होता है ना कि टीचर पढ़ाते हैं, उसमें
आवाज़ तो उनकी आती है, अब सोचते हो कि कम्युनिकेशन हो रहा है, संप्रेषण हो रहा है, क्या सही संप्रेषण है वो दूसरे भाषा में अगर पढ़ा रहे होते हैं तो कभी संभव है वो? क्योंकि तमिल भाषा में कभी छठा क्लास का क्लास चल रहा होता है, कभी सातवां क्लास चल रहा होता है मैथमेटिक्स, कभी हम लोग समझ पाते हैं या हमको प्रभावित कर पाते हैं? वो नहीं कर पाते हैं ना। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो तमिल में बोलते हैं और हिंदी समझने वाले आदमी हैं, तो कम्युनिकेशन तो हो रहा है लेकिन सही कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ना। ठीक, चलिए उसके बाद है सेल्फ गाइडेंस। सेल्फ गाइडेंस का मतलब आत्म निर्देशन, खुद को निर्देशित करना। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं अंदर से, होता है ऐसा जिंदगी में, उतार चढ़ाव सबके साथ होता है कि नहीं साथ होता है? ऐसा हुआ है कि उतार भी हुआ चढ़ाव भी हुआ, सबके साथ होता है। अरे इंसान क्या जानवर साथ भी उतार चढ़ाव होता है ना, सबके साथ उतार और चढ़ाव। ठीक, तो उस समय क्या करते हैं हम लोग कि अपने मतलब सिर्फ अपने अपने आप को गाइडेंस करते हैं, निर्देशित करते हैं, अपने आत्मा को समझाते हैं, होता है ऐसा। तो देखिए आपके अंदर जो भी बातें होती है, ठीक, उसको समझाने के लिए आप क्या करते हैं? आपके अंदर आप बहुत परेशान हैं, ठीक, आप कहीं बोल पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, और अपने आप को समझाना चाह रहे हैं आप, उसमें आप क्या करते हैं? कुछ करते हैं उस समय? आप उस समय अपने में बात करते हैं। आपके मन में जो बातें चलती है कि हमको यहाँ जाना है, हमको यहाँ से उठना चाहिए, हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमको बहुत परेशानी हो रही है, ठीक है ना, आप बोल नहीं पा रहे किसी से, लेकिन होता क्या है कि आप अपने आप को समझाते हैं, चलो यार हो गया, बहुत दिन हो गया, अब संभव नहीं है, अब मन नहीं लग रहा है, टेंशन में आ गया, यहाँ रहेंगे तो परेशान हो जाएंगे, होता है ना, चाहे वो रिलेटिव हो, मार्केट हो, धर्मशाला हो, होटल हो, कहीं भी, ठीक है ना। तो अपने मन को आप निर्देशित करते हैं, तो मन को निर्देशित करने के लिए भी किसी न किसी भाषा की जरूरत पड़ती है। आप बात करते हैं, अपने आप में आप बात करते हैं, आप आपके अंदर से साउंड नहीं निकल रहा है, आप ध्वनि में नहीं है, आप बाहर कुछ नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या होता है कि अपने आप को आप समझा रहे होते हैं, और जब भी समझाते हैं तो आपका जो भाषा होगा जिसमें आप आसानी से बात करते होंगे, उसी भाषा में आप अपने आप को समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चले, अब हम लोग बात करें कि करिकुलम की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि भाषा का क्या प्रभाव पड़ता है करिकुलम पे, हमारे पाठ्यक्रम पे लैंग्वेज का प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, तो पाठ्यक्रम क्या है सब लोग जान रहे हैं? पाठ्यक्रम, व्हाट इज करिकुलम? बताइए, कुछ जवाब दीजिए, थोड़ा मजा आ जाएगा फिर। करिकुलम क्या है? करिकुलम क्या है, बोलिए। हमारा जो क्या बोले, ठीक है, और कोई? करिकुलम से मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? एक मीडिएटर का काम करता है करिकुलम, बोलिए। और एक्टिविटी दोनों पूरा कवर करता है। और कोई? शैक्षिक विकास और शारीरिक विकास को देश जो हमारे विद्यालय में जो भी कुछ एक्टिविटी या पढ़ाई होता है वो देखिए करिकुलम क्या होता है कि हमारी जिंदगी से हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है करिकुलम, है ना, और खासकर हम लोग जहाँ पे हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ से इस हिसाब से परिभाषित करें करिकुलम को, तो आपका जो एजुकेशनल डेस्टिनेशन होता है, एक शैक्षिक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने का एक और एक मात्र यही माध्यम है, पाठ्यक्रम, जिसके बिना आपका कोई डेस्टिनेशन संभव नहीं है, ठीक है ना। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक पाठ्यक्रम नहीं होगा तब तक, ठीक है ना। आप 5 क्लास के बच्चे को अगर आप पढ़ाते हैं, ठीक है, आप 6 क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, 7 को पढ़ाते हैं, 8 को पढ़ाते हैं अगर आप, ठीक है ना, तो आपको किस समय क्या पढ़ाना है, ठीक है ना, सेशन के स्टार्ट में क्या पढ़ाना है, एंड में क्या पढ़ाना है, लास्ट तक क्या पढ़ाना है, इसे पता होना चाहिए, है ना, कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। अगर हम ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि अगर 5-6 में ग्रामर को शुरू करते हैं हम लोग या 4 में शुरू करते हैं, तो हमारा बेस जो होता है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक, ऐसा तो नहीं कि हम नाउन पहले पढ़ाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में पढ़ाएंगे, ऐसा होता है, और नाउन बाद में पढ़ेंगे, नाउन पर मतलब एक सीक्वेंस से पढ़ते हैं हम लोग ना, सीरियल में पढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, आफ्टर देन
नाउन पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे, इसी तरह से एक सीरियल बना होता है ना। तो अगर हम इस सीरियल को नहीं बना पाएंगे, है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से नहीं सजाएंगे तो हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे 5वीं क्लास के बच्चों को पास नहीं करा सकते, करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो सीधा सीधा ये समझिए कि हमारा जो एक शैक्षिक लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने का एक साधन है पाठ्यक्रम, ठीक है ना। अगर पाठ्यक्रम ना हो तो अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए, अब पाठ्यक्रम होते कितने तरह के हैं। पहला है ये चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, मतलब कि छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम, जहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे के हिसाब से हमको पढ़ाना पड़ता है, छात्र केंद्रित, ठीक। जैसे नीचे क्लास का बच्चा, उसके हिसाब से खेल खेल करके पढ़ाते हैं बच्चे को, ठीक है ना, जो चाह रहा है वही कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट सेंटर, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। अब 7वें क्लास में जाकर के हम छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग करेंगे तो संभव है? नहीं संभव है ना। वहाँ पे हमको विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ पढ़ना है 7th में तो मैथ पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, मतलब कार्य प्रधान जो होता है ना, कार्यों पर जो आधारित होता है, ठीक है, करके सीखने वाला, समझ रहे हैं ना। उसके बाद एक्सपीरियंस सेंटर्ड करिकुलम, मतलब अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जो करके सीखे और हमको जो अनुभव प्राप्त हुआ, है ना, वो पाठ्यक्रम, मतलब वो सबका प्रयोग करना है एक स्तर के हिसाब से। उसके बाद हैंडक्राफ्ट सेंटर्ड करिकुलम, मतलब कि हस्तकला, शिल्पकला, समझ रहे हैं। तो उसको जैसे मान लीजिए कि हम लोग कुछ बनाते हैं हाथों से, है ना, महिलाएं स्वेटर बुनती है, ठीक, उसे करके देखती है तब तो बुनाता है। वो भी एक क्या है, वो भी एक मतलब शिक्षण है ना। स्वेटर बुनना आसान काम नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको हाथ से करके सीखते हैं, वो भी क्या है, करिकुलम के अंदर, ठीक। उसके बाद कोर करिकुलम, कोर करिकुलम का मतलब ये बताइए, कोर करिकुलम, कोर करिकुलम बताइए कोई। कोर करिकुलम का मतलब कि जैसे 10th क्लास में, है ना, सब विषय पढ़ते हैं आप लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, हिंदी, और कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसा होता है कि हमको अलग से लेना पड़ता है, ऐच्छिक होता है ना। कभी कोई 10th में क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स, कोई एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते, लेना तो पड़ेगा ही, दैट इज कोर करिकुलम, ठीक है ना। से बात करते हैं अगर हम, है ना, एकदम 0 लेवल से बात करें तो किसी भी विषय को पढ़ने के लिए, चाहे विषय आपका हिंदी नहीं, विषय आपका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, ठीक है, हर विषय को पढ़ने के लिए किसी न किसी भाषा की जरूरत होती है। बिना भाषा का हम किसी भी विषय को नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है कि हमारे जीवन में आप एक शिक्षक हैं, हम एक शिक्षक हैं, तो हमारे जिंदगी में लैंग्वेज का क्या महत्व है, क्लियर हुआ कि लैंग्वेज के बिना हम लोग एक कदम नहीं चल सकते हैं, ठीक है ना। भाषा के बिना हम अधूरे हैं, बिल्कुल भाषा के बिना मेरा कुछ संभव नहीं है, ठीक है ना। यही था मेरा इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन आवर लाइफ, है ना, सोसाइटी में हो, स्कूल में हो, फैमिली में हो, जहाँ भी हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया।